जय हिंद दोस्तों, मैं अंशुल शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल एस्पिरेंट चॉइस पर। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर की क्लास, जो कि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहती है। साथ ही इसमें हम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज़ को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। आइए चलते हैं पहली न्यूज़। लोकसभा स्पीकर जिनके खिलाफ हाल ही में नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, उनका नाम क्या हो जाएगा? तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं, प्रेजेंट टाइम में हमारे देश की जो पार्लियामेंट है यानी संसद है, उसमें अ, सत्र का आयोजन किया जा रहा है या सेशन का जो है आयोजन चल रहा है। तो अभी हाल ही में विपक्ष के द्वारा क्या किया गया है कि जो हमारे लोकसभा यानी 18वीं लोकसभा है, उसके जो स्पीकर हैं, उसके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आया गया है। तो यहाँ पे उनका नाम पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर जो है वह ओम बिरला जी पर हो जाएंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर हम बता देते हैं कि जो जीवी मावलंकर जी का नाम यहाँ पर दिया गया है, ये पहले नंबर की यानी लोकसभा जो हमारे देश के अंदर स्टार्ट हुआ था 1951 के अंदर, यानी जो सबसे पहले इलेक्शंस हुए थे, तो जो पहली लोकसभा का गठन किया गया था, उसके स्पीकर के रूप में जीवी मावलंकर जी को निर्वाचित किया गया था या इनको उसका अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो इसलिए इनको लोकसभा के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर राधा कृष्णन जी का नाम दिया हुआ है, तो ये क्या है, प्रेजेंट टाइम में अभी आपके वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करते हैं। ठीक? और जो हमारे यहाँ की राज्यसभा है, यानी जिसे हम उच्च सदन या अपर हाउस के नाम से जानते हैं, उसके चेयरपर्सन के रूप में भी यह काम करते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे सतीश महाना जी का नाम दिख रहा होगा, तो ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा जो है उसके अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। अब आइए यहाँ पे जानते हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ कि जो लोकसभा का हमारे यहाँ पे सेशन होता है, यानी हमारे यहाँ पे जो लोकसभा है उसके अंदर सत्र चलता है और इसको हम बीएमडब्ल्यू के नाम से जान सकते हैं। यानी हमारी देश के अंदर जो पार्लियामेंट है, उसमें 3 लोकसभा के सेशन होते हैं। एक होता है आपका बजट सेशन, ठीक? दूसरा होता है मानसून और तीसरा होता है विंटर सेशन। ये 3 सेशन जो है हमारी पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा में चलते हैं, ठीक? तो इन्हें हम बीएमडब्ल्यू करके ध्यान रख सकते हैं। बी से हो जाएगा आपका बजट सेशन, एम से मानसून और डब्ल्यू से विंटर सेशन बोला जाएगा। अब हाल ही में हुआ क्या कि जो इस बार की लोकसभा है उसके अंदर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है यानी राहुल गांधी, ठीक? ये क्या करते हैं कि एक किताब है, लीडर ऑफ अपोजिशन जो है, तो राहुल गांधी जो है उनके द्वारा यहाँ पर यह आरोप लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर लगाया गया है कि वे विपक्षी सांसदों को बोलने का समय नहीं। तो इन सभी चीजों से ठीक है, क्या किया गया यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर के आया गया है। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है, उसके चलते अगर यह मोशन अगर पास हो जाता है यानी अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष नए आपको देखने को मिलेंगे, ठीक? लेकिन यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होने के लिए क्या चाहिए आपको? 51% जो सभा के अंदर वोट्स होने चाहिए, वह इस प्रस्ताव के पक्ष में होने चाहिए। तो एक तरह से आपको यहाँ पर देखने को मुश्किल ही लग रहा है कि ये पास होगा, क्योंकि जो प्रेजेंट टाइम में बीजेपी पार्टी है जिसके ये सांसद हैं, ठीक? तो उनके पास मेजॉरिटी आपको देखने को मिलेगी। तो एक तरह से यहाँ पे मुश्किल कहा जा सकता है कि ये बदले, लेकिन एक यहाँ पे एक बड़ा दांव यहाँ पर देखने को मिल रहा है और ये जो आया हुआ है उस पर लगभग 119 सांसद यानी 119 एमपी ऐसे हैं जिसके द्वारा इसको प्रस्तावित किया, ठीक? यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर इनका रिमूवल होता है तो रिमूवल ही इसको कहा जाएगा, इम्पीचमेंट यानी महाभियोग जो है इसको नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अब अगर मान लीजिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है लोकसभा के अंदर पारित किया गया है, तो क्या इस समय सदन की जो कार्यवाही होगी उसकी अध्यक्षता ओम बिरला जी के द्वारा ही की जाएगी?
तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो डिप्टी स्पीकर हैं उनके द्वारा इस समय अध्यक्षता को संभाला जाता है, ठीक है। डिप्टी स्पीकर जो हैं प्रेजेंट टाइम के, वह अब सदन की कार्यवाही को संचालित करें जब तक कि इस नो कॉन्फिडेंस मोशन पे पूरा जो है, या तो ये प्रस्ताव पारित हो जाए या फिर इसको गिरा दिया जाता है। तो इस समय का जो कार्यकाल है, इस समय की जो कार्यवाही है, उसकी अध्यक्षता डिप्टी स्पीकर जो भी प्रेजेंट टाइम में है उनके द्वारा की जाएगी। ठीक, अगर आपको यहाँ पर देखा जाए कि आर्टिकल कौन सा हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए, अगर देखा जाए तो आर्टिकल आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है या इम्पोर्टेंट है 94 सी। 94 का क्लॉज जो सी होगा संविधान के अंदर, उसके द्वारा यहाँ पर लोकसभा के अगेंस्ट क्या है, नॉन कॉपरेट क्या कह लें हम यहाँ पे इसको, अविश्वास प्रस्ताव या फिर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन को इसको लेकर के आया गया है। ठीक, तो आइए अगली न्यूज की तरफ यहाँ पे चलेंगे, लेकिन इसी के साथ यहाँ पे बता देते हैं कि जो ओम बिरला जी हैं, वह जो राजस्थान की कॉन्स्टिट्यूंसी क्या हो जाएगी, तो कोटा, यानी राजस्थान के अंदर जो कोटा सिटी है वहां से ये सांसद है। ठीक, और यह इनका लोकसभा अध्यक्ष के रूप में सेकंड टर्म चल रहा है, यानी सेकंड टेन्योर, दूसरी बार यह एक बार फिर से लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता कर रहे हैं। ठीक, आइए अगली न्यूज की तरफ चलेंगे। रेपो रेट किसके द्वारा डिटरमाइन की जाती है? ठीक, आप सभी ने अभी हाल ही में बजट जो आया था, तो उसके चलते यहाँ पर रेपो रेट का जो है नाम आपको सुनने को मिला होगा। तो इसको कौन तय करता है? यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसको तय करने की जो अथॉरिटी होती है वह आरबीआई के द्वारा इसको तय किया जाता है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, अगर यहाँ पर हम पूछते हैं कि जो रेपो रेट होता है, इस पर क्या होता है कि जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं, यानी जैसे एसबीआई हो गया, यूनियन बैंक हो गया, तो ये सभी बैंक क्या करते हैं, आरबीआई से रेपो रेट जो होती है, जो निर्धारित रेपो रेट होती है, उस पर क्या करते हैं, लोन आरबीआई से क्या करते हैं, कॉमर्शियल बैंक में वो लोन लेते हैं। ठीक, फिर इसी के साथ यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट आता है। तो रिवर्स रेपो रेट, इसको हम ट्रिपल आर के नाम से जानते हैं। इस पर क्या करता है, जो कॉमर्शियल बैंक से आरबीआई जो है वह लोन लेता है। ठीक, तो इसकी कहानी अलग है, इसको हम बाद में समझेंगे। लेकिन यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इस बार क्या किया गया है, जो रेपो रेट है जिसे हम पॉलिसी रेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक, से हम पॉलिसी रेट के नाम से भी जानते हैं, इसको अनचेंज रखा गया है, यानी इसको इस बार इसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। ठीक, तो आरबीआई जो है यह क्या करता है, एक मॉनेटरी पॉलिसी जो है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है का गठन करता है, इसमें कि 6 मेंबर, ठीक, इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें कि 3 होते हैं आरबीआई के मेंबर, जिसमें से आरबीआई के एक गवर्नर हो जाएंगे। तो अगर आपसे यहाँ पे गवर्नर पूछा जाए कि कौन है प्रेजेंट टाइम में आरबीआई के, तो संजय मल्होत्रा जी हो जाएंगे, संजय मल्होत्रा। और इसी के साथ यहाँ पर क्या है, इस कमेटी के अंदर 2 डिप्टी गवर्नर होते हैं और 3 ऐसे मेंबर होते हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक, वही लोग क्या करते हैं, इस रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का निर्धारण करते हैं, और पॉलिसी रेट जो है या एमएसपी वगैरह जो है उनको तय किया जाता है। तो इस बार की जो रेपो रेट है वह बिल्कुल भी चेंज नहीं की गई है, पिछली बार जितनी थी उतनी ही यहाँ पर रखी गई है। और अगर आपसे इस बार के फाइनेंशियल ईयर का जीडीपी पूछा जाए कि कितना बताया जा रहा है, तो यह 6.2% से 7.2% यहाँ पर अनुमानित बताई जा रही है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि आखिर आरबीआई जो है, तो इसके गवर्नर हमने बता ही दिए। इसका अगर फॉर्मेशन पूछा जाता है आपसे, तो 1 अप्रैल 1935 हो जाएगा। ठीक, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला जी हैं हमारे यहाँ प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, अभी हाल ही में इनका नाम आपने काफी ज्यादा सुर्खियों में सुना होगा, क्योंकि 1 तारीख को जो है वह बजट इन्होंने ही लॉन्च किया था। ठीक है, अब आते हैं अगली न्यूज की तरफ। सूरजकुंड मेला, सूरजकुंड फेयर जो है,
उसके लिए इस बार कौन सा देश ऐसा है जो यहाँ पर पार्टनरशिप के अंदर कार्य कर रहा है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इजिप्ट। यानी मिस्र जो है वह इस बार सूरज कुंड मेला जिसका 39वें नंबर का एडिशन यानी 39th नंबर का जो एडिशन है वह कंडक्ट किया जा रहा है, उसके पार्टनर देश के रूप में इजिप्ट यहाँ पर कार्य कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर स्टेट आपसे पूछे जाए कि कौन ऐसे स्टेट हैं जो कि इस बार सूरज कुंड मेले के आयोजन में पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो वह एक तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश यानी यूपी, और दूसरा राज्य हो जाएगा आपका मेघालय। ये दोनों भी पार्टनर स्टेट के रूप में सूरज कुंड मेले में देखे जा सकते हैं। ठीक है, सूरज कुंड मेला आखिरकार होता क्या है? तो यह एक आर्ट एंड क्राफ्ट फेयर है। आर्ट एंड क्राफ्ट यानी इसके अंदर जो स्थानीय या रीजनल चीजें जो महिलाओं या फिर आदिवासी या स्थानीय लोगों के द्वारा जो तैयार की जाती हैं उनकी एग्जीबिशन यानी उनकी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई जाती है, जिससे कि उनको क्या हो सके, उन चीजों को ग्लोबली मार्केट में पहुंचाया जा सके, बेचा जा सके, और साथ ही साथ उनको ग्लोबल लेवल पर क्या आइडेंटिफाई किया जा सके या उनको पहचान दिलाई जा सके। ठीक है, सूरज कुंड मेले का आयोजन अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए तो कहाँ होता है? तो फरीदाबाद हरियाणा के अंदर इसका आयोजन होता है। फरीदाबाद हरियाणा जो है वहां पर इसका आयोजन किया जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हरियाणा के अगर आपसे पूछे जाते हैं सीएम को कौन हो जाएंगे, तो हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी जी हो जाएंगे। और इसकी कैपिटल अगर आपसे पूछी जाती है तो इसकी कैपिटल चंडीगढ़ हो जाएगी, जो कि कंबाइंड रूप से पंजाब और हरियाणा दोनों की भी कैपिटल कंसीडर की जाती है। ठीक है, आइए अगली न्यूज की तरफ यहाँ पर अब हम चलेंगे। किस भारतीय राज्य में सबसे ज्यादा रामसर साइट कंसीडर की जाती है? यानी ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर रामसर साइट जो है उनकी संख्या मैक्सिमम हो चुकी है? तो इसका राइट आंसर आपको तमिलनाडु देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हो सकता है कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है, तो दूसरे नंबर पर आपका यूपी हो जाएगा। यानी दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ है? यूपी के अंदर आपको देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर रामसर साइट्स क्या होती हैं? तो रामसर साइट्स क्या है? एक तरह से वेटलैंड्स होते हैं, यानी जहाँ पर काफी ज्यादा दलदली क्षेत्र होता है, उस साइट को क्या हम कह सकते हैं? वेटलैंड या फिर रामसर साइट कहते हैं। ठीक, रामसर साइट या रामसर कन्वेंशन जो है, रामसर कन्वेंशन जो है आपको 1971 में देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि ईरान के रामसर नामक सिटी के अंदर इसको साइन किया गया था। और यह लागू कब से होता है? तो लागू यहाँ 1975 से किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इंडिया इसका पार्ट कब बना, तो इंडिया ने इसको 1982 में ज्वाइन किया था इस कन्वेंशन। ठीक है, अगर आपसे यहीं पे पूछा जाता है कि वर्ल्ड के अंदर मैक्सिमम साइट्स रामसर की कहाँ पर आपको देखने को, अगर वर्ल्ड के अंदर आपसे पूछा जाता है कि मैक्सिमम रामसर साइट आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, तो हो जाएगा इंग्लैंड के। वर्ल्ड में इंग्लैंड में सबसे ज्यादा साइट्स देखने को मिलेंगी। इसी के साथ यहाँ पर आप दो चीजें और जान लीजिए कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया के अंदर 98 ऐसी साइट हैं जो रामसर साइट के अंदर जुड़ चुकी हैं, और 97 नंबर की जो साइट हो जाएगी वह पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएगी, या पटना बर्ड सेंचुरी हो जाएगी। लेकिन यह यूपी के अंदर आपको देखने को मिलेगी। यूपी में एटा जो जिला है, एटा जगह पे यहाँ आपको देखने को मिलेगी। और जो 98 नंबर वाली है वो आपको गुजरात के अंदर देखने को मिलेगी। छारी वेटलैंड इसको बोला जाता है। ठीक, फिर आज आते हैं अगले न्यूज। मणिपुर के हाल ही में नए मुख्यमंत्री के रूप में अपॉइंट कौन किए गए हैं? यानी अब सभी लोग देख रहे थे मणिपुर राज्य जो है वहां पर काफी ज्यादा समय से जो है क्या किया गया था,
कि राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल जो है उसको इम्पोज कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ पर जो 2 ट्राइब्स हैं, कुकी और मैती, कुकी वर्सेस मैती, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिल रहा था। लेकिन अभी हाल ही में यहाँ पर एक नए सीएम के रूप में अपॉइंट किए गए हैं, तो इनका नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यामनाम खेमचंद जी को यहाँ पर नए मुख्यमंत्री के रूप में क्या किया गया है, शपथ दिलाई गई है। ठीक, इसी के साथ साथ यहाँ पर एक नए डिप्टी सीएम को भी नियुक्त किया गया है। ठीक, ये कौन हो जाएंगे? किपगेन जी को यहाँ पर डिप्टी सीएम के रूप में शपथ दिलाई गई है। ये क्या है? ये मैती ट्राइब से बिलोंग करते हैं, और ये जो खेमचंद जी हैं ये कुकी ट्राइब से, सॉरी, खेमचंद जी जो है ये मैती ट्राइब से बिलोंग करते हैं, और किपगेन जी जो है वो कुकी ट्राइब से यहाँ पर बिलोंग करते हैं, जिनके बीच मणिपुर के अंदर काफी समय से बवाल चल रहा था, या फिर आपको दंगे वगैरह देखने को मिल रहे थे। लेकिन इसी के साथ अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि आखिरकार राष्ट्रपति शासन से पहले यहाँ का मुख्यमंत्री कौन हुआ करता था, तो एन बीरेन सिंह जो है वह यहाँ पर पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। ठीक है, मणिपुर आपके आप सभी लोग जानते हैं कि यह नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, यानी पूर्वांचल का एक बेहतरीन राज्य है। यहाँ की अगर कैपिटल आपसे पूछी जाती है तो कैपिटल यहाँ की इम्फाल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर संघाई फेस्टिवल मनाया जाता है। इसी के साथ यहाँ पे क्या है, लोकटक लेक आपको देखने को मिलेगी, जिसके किनारे क्या है, केबुल लामजोआ नेशनल पार्क स्थित है, जिसे फ्लोटिंग नेशनल पार्क के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एआई स्टेट यूनिवर्सिटी, इसको कहाँ पर स्थापित किया जाएगा या फिर इसको कहाँ पे बनाया जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सर, तो मेरठ है, तो यहाँ पे क्या है, एआई स्टेट यूनिवर्सिटी को है यहाँ पर डेवलप किया। ठीक है, मेरठ को हम स्पोर्ट कैपिटल के रूप में भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो खेलने का सामान है, जैसे बैट हो गया या स्टंप हो गए या बैडमिंटन वगैरह, यानी यहाँ पर जो स्पोर्ट का चीजें हैं उसको यहाँ पर जीआई टैग मिला हुआ है। यहाँ पर सबसे ज्यादा स्पोर्ट की चीजों का निर्माण किया जाता है, इसीलिए इसे हम स्पोर्ट कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। मेरठ जो है यहाँ पश्चिमी अ, क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। ठीक, इसी के साथ यहाँ पर क्या है कि उत्तर प्रदेश में एआई सिटी भी बनाई जा रही है। अगर एआई सिटी आपसे पूछी जाती है तो क्या हो जाएगी, लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में एआई सिटी का निर्माण किया जा रहा है। इसी के साथ साथ महाराष्ट्र में एआई यूनिवर्सिटी को बनाया जाएगा या डेवलप किया जा रहा है। एआई यूनिवर्सिटी अगर आपसे पूछी जाती है तो यह क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र के अंदर डेवलप की जाए। ठीक, अभी हाल ही में क्या है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी बजट को जो है विधानसभा के अंदर लाया जाएगा या फिर बजट डिक्लेयर होगा। उससे पहले उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने अपने यहाँ पर क्या किया है, इकोनॉमिक सर्वे को लॉन्च किया है। अब तक की आप देखते थे कि देश का इकोनॉमिक सर्वे जो है वह बजट से पहले जो है उसको लाया जाता था, लेकिन उत्तर प्रदेश एक पहला ऐसा राज्य बना है जिसने अपने यहाँ पर स्टेट के लेवल पे इकोनॉमिक सर्वे को जारी किया है। यहाँ पर अगर आपसे सीएम पूछे जाते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी हो जाएंगे, और यहाँ अगर इनसे फाइनेंस मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के पूछेंगे तो सुरेश खन्ना जी हो जाएंगे। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश जी हो। ठीक, अगर इसकी कैपिटल आप पूछेंगे तो लखनऊ। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन तरफ हम चलेंगे। महाराष्ट्र के अंदर नए डिप्टी चीफ के रूप में किसने शपथ ली है या फिर कौन बने हैं? तो
अभी हाल ही में आप सभी ने देखा था कि महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम थे, ठीक, कौन थे? तो ये हो जाएंगे अजीत पवार, ठीक है। डिप्टी सीएम थे अजीत पवार, इनका हाल ही में एक दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो, ठीक। इन्हीं की जो वाइफ है, कुछ इनकी जो वाइफ है सुनेत्रा पवार जी, इन्होंने हाल ही में क्या किया है, एज अ डिप्टी सीएम यहाँ पर शपथ ग्रहण की। दीपा कुमारी जी के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। ये क्या है कि राजस्थान के, और सुचित्रा कृपलानी जो है वह पहली महिला मुख्यमंत्री भारत के अंदर बनी थी, कहाँ की? उत्तर प्रदेश, ठीक? रेखा गुप्ता जी के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। यह नई दिल्ली की सीएम है, ठीक है। चित्रा कृपलानी जी महिला मुख्यमंत्री यानी फर्स्ट वुमेन सीएम उत्तर प्रदेश के अंदर नियुक्त की गई थी, और साथ ही साथ यह देश की भी पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, ठीक। महाराष्ट्र आप सभी जानते हैं कि यह कैपिटल मुंबई हो जाएगी। यह सेल्सेट आइलैंड पर स्थित है। यहाँ के अगर सीएम पूछे जाते हैं तो देवेंद्र फडणवीस जी हो जाएंगे। देवेंद्र जी यहाँ पर आपको सीएम के रूप में देखने को मिलेंगे, ठीक है। आइए आगे चलेंगे हम। रैमजेट टेक्नोलॉजी किसने डेवलप की? तो रैमजेट टेक्नोलॉजी जो है यह मिसाइल्स के अंदर यूज किया जाता है। इसका मिसाइल में इसको यूज किया जाता है, और इसको डेवलप किया गया है डीआरडीओ। डीआरडीओ का आपसे अगर फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। इसका फॉर्मेशन 1 जनवरी 1958 को किया गया, ठीक। रैमजेट टेक्नोलॉजी जो है वह मिसाइल्स के अंदर इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अगर इससे प्रेजेंट टाइम में डीआरडीओ के हेड आपसे पूछे जाएंगे तो वो हो जाएंगे समीर वी कामत। उनका हाल ही में टेन्योर जो है उसको बढ़ा दिया। समीर प्रेजेंट टाइम में डीआरडीओ के हेड, ठीक। डीआरडीओ क्या है? एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और यह डिफेंस के क्षेत्र में इसके द्वारा कार्य किया जाता है। यानी डिफेंस के क्षेत्र में जो भी राइफल्स, मिसाइल या टैंक, जो भी चीजें डेवलप की जाती हैं वह कहीं ना कहीं से डीआरडीओ के द्वारा ही डेवलप की जाती हैं। इसके साथ यहाँ पर एचएएल आपको दिया हुआ है। तो एचएएल भी जो है वह डिफेंस के क्षेत्र में ही कार्य कर। इसरो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसरो क्या है? स्पेस एजेंसी है। कहाँ की है? भारत। यह रॉकेट वगैरह जो लॉन्च किए जाते हैं, अभी हाल ही में इसरो के द्वारा यह बताया गया है कि जो चंद्रयान 4 है, ठीक, उसको 2028 के अंदर लॉन्च किया जाएगा। ठीक है। स्पेस एक्स क्या है? यह एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है जो कि अमेरिका की है, और इसके हेड अगर पूछे जाए या ओनर पूछे जाए तो एलन मस्क जी हो जाएंगे, ठीक है। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ या अगली न्यूज की तरफ। वर्ल्ड पल्सेस डे, यह किस दिन पर मनाया जाता है या इसको सेलिब्रेट किया जाता है? तो वर्ल्ड पल्सेस डे जो है वह 10 फरवरी को मनाया जाता है। और अगर इससे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका ऑर्गेनाइज्ड इसको कौन करता है, तो FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस
दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर रोम, इटली के अंदर है। ठीक। और इसको फॉर्मेशन इसकी कब होती है, तो इसकी फॉर्मेशन होती है 1945 के अंदर। ठीक। 16 अक्टूबर को 16 अक्टूबर 1945 को एफएओ का फॉर्मेशन होता है। 16 अक्टूबर को हम वर्ल्ड फूड डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक। 10 दिसंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे हम किस दिन के रूप में मनाते हैं, तो इसे ह्यूमन राइट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। 15 जनवरी आप सभी जानते हैं, इस दिन हम आर्मी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 4th ऑफ फरवरी को हम यहाँ पर क्या करते हैं, 4th ऑफ फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नेशनल पल्सेस डे कब होता है, तो 10 नवंबर को नेशनल वाला जो है वह मनाया जाता है। 10th ऑफ नवंबर को हम नेशनल पल्स डे के रूप में मनाते हैं। ठीक। तो यह था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, और आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।